बीजेपी ने निगम और पंचायत चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। करनाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2 कमेटियों के गठन पर लगी मुहर। इलेक्शन कमेटी करेगी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला। सीएम ने की किसानों के विरोध में की निंदा। किसी के कार्यक्रम में व्यवधान डालने को बताया लोकतंत्र विरोधी कदम। विरोध करना अधिकार, लेकिन कानून हाथ में लेना गलत। जांच के बाद होगी कार्रवाई। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता पर लाठियां बरसाना अलोकतांत्रिक और अमानवीय है। लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध दर्ज करने का संवैधानिक हक है। लाठी गोली से सरकार नहीं चलती। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोगों का दिल जीतकर सरकार चलती है। करनाल के वसाड़ा टोल पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि किसान बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को काले झंडे भी दिखाए गए थे। गौरतलब है कि करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरकार के दमन चक्र की एक और मिसाल देखी गई। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान और मजदूर भाइयों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान सामने आया। चड़ूनी ने किसानों से अपने नजदीक लगते टोल प्लाजा और रोड जाम करने का अनुरोध किया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद ढांसा बॉर्डर को किसानों ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद हरियाणा और दिल्ली के बीच में आवाजाही बंद हो गई। किसान नेताओं ने कहा वो पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर कहीं भी किसानों के साथ इस तरह की घटना होती है तो सभी बॉर्डर पर पूरे देश का किसान उठ खड़ा होगा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद उचाना में भी किसानों ने नरवाना जींद नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में भी किसानों ने पंचकुला रोड की नेशनल हाईवे पर कैल बाईपास जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसानों ने कहा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कर लोकतंत्र की हत्या की है। इसी के विरोध में ये जाम लगाया गया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का जींद में भी किसानों ने विरोध किया है। किसानों ने जींद करनाल हाईवे को जाम कर सरकार को संदेश देने का काम किया। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर निशाना साधा है। अजय सिंह यादव ने कहा कि बनवारी लाल ने जन स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी जिले में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर एक भी नहीं लगवाई। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर जो भी कार्य हुआ है वो उनके कार्यकाल में हुआ था। अजय यादव ने कहा कि स्थानीय नेता काम नहीं करते, वो बस ड्रामा करते हैं। अजय सिंह यादव मीरपुर गांव की एक निजी कंपनी द्वारा लगाए गए आरओ सिस्टम की आधारशिला रखने पहुंचे थे। प्रदेश की सरकार की ओर से शुरू की गई सेवा डायल 112 इन दिनों लोगों को खूब रास आ रही है, तो वहीं डायल 112 पर कार्यरत पुलिस कर्मचारी भी अपनी बेहतरीन सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत के मूरतल थाना क्षेत्र में कार्यरत डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारी आई जयपुर सिंह, इसी के साथ ही सिपाही विकास और सिपाही गगनदीप को सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तीनों पुलिस कर्मचारी लोगों की शिकायत पर मात्र 15 मिनट में पहुंचकर निदान करने में सक्षम रहे हैं, तो वहीं तीनों जवानों ने कई मामलों में अपनी बहादुरी का भी परिचय दिया। इस दौरान एएसआई जयपन सिंह और दोनों पुलिस कर्मचारी ने बताया कि 24 घंटे की ड्यूटी के लिए उनकी तैनाती रहती है और अपनी तरफ से वो बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। नगर निगम में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़झाला सामने आया। आपको बता दें कि 1.5 साल से कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को पीएफ का पैसा नहीं मिला है। तो वहीं कर्मचारियों ने अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत से कर्मचारियों की फाइल गायब करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उनके पीएफ के साथ गोलमाल किया गया है और पिछले लंबे समय से पीएफ का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है। बावजूद इसके ठेकेदार पीएफ की फाइल गुम होने की बात कहता है।
इसी को लेकर कर्मचारी इकट्ठा होकर सोनीपत नगर निगम में ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के कार्यालय के सामने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फतेहाबाद के गांव बनगांव के पास शनिवार को सुबह अचानक सिरसा मेजर नहर टूट गई, जिससे कि किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलों में पानी भर गया। इस इलाके में नरमा और कपास की ज्यादा बिजाई होने के चलते नरमा कपास के खेतों में काफी पानी भर गया, जिसके कारण किसानों की फसलों का नुकसान हो गया। मौके पर सिंचाई विभाग को मामले की सूचना दी गई और किसानों की ओर से अपने स्तर पर भी नहर को बंद करने का काम शुरू किया गया। प्रदेश में खेलो हरियाणा गेम्स का आगाज हो चुका है। इस दौरान गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद राज्य स्तरीय खेल हरियाणा प्रतियोगिता में पहुंचे। जहां उन्होंने प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और खेल भावना से उत्पुष्ट किया। इस दौरान गोल्डन कोच नसीम अहमद ने कहा कि जैसा टैलेंट हिंदुस्तान में है वहीं और नहीं है। नांगल चौधरी के सिरोही बहाली गांव में नेशनल हाईवे 148B पर बने टोल प्लाजा पर सड़क के किनारे रात को ट्रकों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों ट्रकों के चलते लगे जाम का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, लेकिन अनुबंधित कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देर रात स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख अनुबंधित कंपनी के कर्मी भी रोड खुलवाते हुए नजर आए। सिरसा के बाजारों में जाम की समस्या को लेकर यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जाम के समाधान को लेकर व्यापारियों से विचार विमर्श किया गया। व्यापारियों ने बताया कि बाजारों में रेडियो और 4 पहिया वाहनों के कारण जाम की स्थिति पैदा होती है, इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। थाना प्रभारी ने कहा कि शीघ्र ही 4 पहिया वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दुकानदारों को मास्क पहनने के निर्देश दिए। यमुनानगर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने 300 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना के बाद छापेमारी कर साहिल उर्फ चूजा को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 2021 में अब तक नशा तस्करी के 74 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर को नशा मुक्त करना उनका उद्देश्य है। मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से 7 मोबाइल फोन के साथ 11 फर्जी सिम कार्ड और 2 एटीएम भी बरामद किए गए हैं। आरोपी ने शख्स से 1,12,000 रुपए ठगे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 80,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी हर 6 से 7 महीने में अपना ठिकाना बदल लेता था। दरअसल ठगी करने वाले आरोपी के पास टावर लगाने की कॉल आई थी, लेकिन इसी को जरिया बनाकर आरोपी ठगी करने लगा। सज्जर के दुबलधन गांव के खेतों में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान गांव के अनिल नामक शख्स के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर झज्जर के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। मृतक की शव को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां डॉक्टर छुट्टी पर हैं। पानीपत के गेस्ट हाउस में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने निकलकर आया। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी सास के साथ गेस्ट हाउस में कमरा किराए पर लिया था। युवक की मौत से गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया है। कमरे में मौजूद युवक की सास से पुलिस पूछताछ कर रही है। दामाद की मौत के बाद सास कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब दिल्ली से 7 दोस्त एक कार पर सवार होकर मोसल के ढाबे पर पराठे खाने जा रहे थे।
भालगढ़ फ्लाईओवर के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतक दोनों दोस्त दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 3 के रहने वाले थे। दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पुलिस ने भिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले सिरसा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी से ही बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, साथ ही नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू कर दिए गए हैं। सिरसा में बच्चों के 16 अस्पतालों में बच्चों के लिए 300 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खरीफ फसल खरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर से शुरू होने जा रही है फसल खरीद के लिए मंडियों में आने वाले किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल खरीद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार इस बार धान फसल की खरीद 25 सितंबर से शुरू करेगी और ये खरीद का काम 15 नवंबर तक चलेगा। तो वहीं बाजरा, मक्का, मूंग आदि फसल की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगी। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन कृषि कानूनों पर किसी तरह का हल न निकलने पर किसानों ने 26 और 27 अगस्त के लिए अधिवेशन बुलाया था। अधिवेशन में कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को तेज किया। दूसरे दिन के अधिवेशन के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अधिवेशन में आंदोलन को धार देने की रणनीति बनाई गई। अधिवेशन में तय किया गया कि 25 सितंबर को फिर से बंद बुलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली कर मिशन यूपी का ऐलान किया जाएगा। सिरसा की सब्जी मंडी में किसान नेताओं ने आढ़तियों को 31 अगस्त को होने वाली राकेश टिकैत की जनसभा का निमंत्रण दिया। यहां पहुंचने पर सब्जी मंडी के आढ़तियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राकेश टिकैत बाबा नानक का 13 यादगारी दवाखाना का शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दवाखाने में नो प्रॉफिट नो लॉस पर दवाइयां मिलेंगी, हर व्यक्ति के लिए हितकारी होगी। सिरसा में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सिरसा के रेलवे स्टेशन में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया है। यमुनानगर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने 300 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि गुप्त सूचना के बाद छापेमारी कर साहिल उर्फ चूजा को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। हिसार का पाबड़ा गांव की भी बिजली की समस्या से जूझ रहा है। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद केवल आश्वासन मिलने से परेशान ग्रामीणों ने हिसार एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ना तो पूरी बिजली आती है और पूरे दिन में कुछ ही घंटे बिजली दी जा रही है। जिसके अलावा ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि गांव में ट्रांसफार्मर पर दबाव अधिक है, बावजूद इसके एक ट्रांसफार्मर गांव को दिया गया। बारिश होने के बाद सोना की दमदमा झील में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्यटक यहां आकर हसीन नजारों के साथ एडवेंचरस कैंप की खूब लुत्फ उठाते हैं। सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा ठहरने, खाने पीने और घूमने की सुविधा मुहैया की गई है। पर्यटन विभाग द्वारा जहां टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स खोला गया है, जिसमें सैलानियों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। फतेहाबाद की मरला कॉलोनी में देर शाम एक मकान को लेकर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान मकान के कागज लेकर खड़ी 2-3 महिलाएं और उनके परिजन के युवकों के साथ काफी देर तक बहस हुई। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जबकि 2 से 3 युवक मौके से फरार हो गए। इसी मकान में किराए पर रहने वाली महिला ने कुछ युवकों के दम पर मकान पर कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर बीते रोज देर शाम तक कॉलोनी में हंगामा देखने को मिला। रोहतक के जिंदारान गांव के रहने वाले सुखीराम ने आरोप लगाया है कि बेटे ने 5 एकड़ जमीन के कागजात पर धोखे से दस्तखत करवाकर उनकी जमीन हड़प ली और फिर उन्हें बीच राह राम भरोसे ही छोड़कर भाग गया। वहीं सुखीराम ने कहा कि जब वो बेटियों के भरोसे दिन काट रहे थे तो उसी दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई और उसे भी कंधा देने के लिए बेटा विनोद नहीं पहुंचा।
यहां तक कि अपनी उस मृत मां के शव को घर में भी नहीं रखने दिया। अब वो समाज तथा सरकार के सामने न्याय दिलाने की गुहार लगा रहा है और मीडिया के सामने अपना दर्द बयां कर रहा है। 7 दिन पहले गांव दरियापुर के पास एक युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति का संदिग्ध वीडियो सामने आया। वीडियो को जारी कर पुलिस ने अब आमजन से इस संदिग्ध के बारे में सूचना दिए जाने की अपील की है। पुलिस को आशंका है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे इस युवक का किसी न किसी रूप से रोहित हत्याकांड से कनेक्शन हो सकता है। डीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पूर्व जिले के गांव लोहट व दरियापुर के पास हथियारबंद बदमाशों ने रोहित नामक युवक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसकी हत्या की थी। आरोपी तक पहुंचने के लिए जिला पुलिस की 4 टीमें अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं। जहां हत्या की गई थी उसी के आसपास की 17 जगहों की पुलिस ने 17 सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। कारावली अंकुर प्रजापति के हत्याकांड मामले में सिरसा पुलिस कप्तान ने एसआईटी बना जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कोतवाली थाना को भी हर 3 दिन बाद रिपोर्ट देने के आदेश दिए। 8 महीने पहले अंकुर प्रजापति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसके परिवार को पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई। लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी अंकुर प्रजापति के कातिलों का पता पुलिस नहीं लगा पाई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने कोतवाली से कांग्रेस के विधायक शिशपाल केरवाला से मुलाकात की और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। विधायक ने परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि वे परिवार के साथ हैं। रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के 4 सदस्यों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही एसपी राहुल शर्मा, डीएसपी शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस सहित मौके पर पुलिस बल पहुंचा। मौके पर एफएसएल यूनिट को भी बुलाया गया, जिसमें साक्ष्य जुटाए घायलों को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक भिजवाया गया है। बलौर में एक महिला को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। मृतक महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस ने मृतका के पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक महिला के भाई ने बताया कि शादी के बाद उसके साथ मारपीट हुई थी। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी और 24 अगस्त की रात को आरती के साथ मारपीट कर जबरदस्ती जहर पिलाकर मार दिया। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी हरियाणा और पंजाब के कई जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। फतेहाबाद के बूना में चोरों ने एक रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर सारे सामान पर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद दुकानदारों में रोष देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी के जाटू लोहारी गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बस और ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि हादसा बस द्वारा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने घायलों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल पहुंचाया। पिहोवा के अरुणाई मोड़ पर सरकारी स्कूल के पास बाइक और टेम्पो में टक्कर हुई, जिसमें बाइक पर सवार 3 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनते ही स्कूल के अंदर मौजूद टीचर बाहर आए, जिनमें से एक टीचर ने इंसानियत का परिचय देते हुए तुरंत एक गाड़ी को रुकवाकर घायलों को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीम निजी हॉस्पिटल में पहुंची और जांच शुरू की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिला सिंगल्स क्लास 4 सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की झांग मियाओ को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उनका मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी से होगा। इससे पहले शुक्रवार को भाविना ने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के खिलाड़ी बोरिस्लावा पेरिच रांकोविच को 17 मिनट तक चले मुकाबले में हराया था।